हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विवेक शहर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था। वहाँ वो एक मोनिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। मोनिका भी विवेक से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका और विवेक ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। तभी मोनिका विवेक से बोलती है, विवेक, रोज ये ऐसे मिलना मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर वाले मुझे बार बार शादी के लिए बोल रहे हैं। तो बोल दो ना कि लड़का तो तैयार है शादी के लिए। बताओ कब आना है घोड़ी लेकर। प्लीज विवेक, ये मजाक नहीं है। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो साफ साफ बता दो, मैं घर वालों की पसंद से शादी कर लूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें किसी और के साथ शादी कैसे करने दे सकता हूँ? अच्छा, अब याद आया कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो। तुम बस बोलते ही हो। इतने दिनों से बोल रही हो कि शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एक बात सुनने को राजी ही नहीं हो। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो मैं शादी के लिए मना क्या कर रहा हूँ? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं बस शादी तुमसे ही करूँगा। लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मान रही हो। प्यार करती हो तो थोड़ा विश्वास तो करो। प्यार करते हो तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? माँ को पूछा नहीं अभी तक, तो शादी कैसे कर सकता हूँ? एक काम करो, पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम माँ को बता देना। फिर तो वो मान भी जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा ना। बस तुम हाँ कर दो। नहीं यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादी माँ से बिना पूछे कैसे कर सकता हूँ? उन्हें तो यही लगेगा ना कि बेटा शहर में आ गया और अपनी माँ को ही भूल गया। ऐसे वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता यार। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे शादी करो, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। और रही बात माँ की, उनसे मैं बात कर लूंगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया, तुम मुझसे शादी कर रहे हो। मोनिका की बात सुनकर विवेक शादी के लिए मान जाता है और विवेक मोनिका कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के काफी समय तक विवेक अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है और कुछ समय बाद विवेक की माँ रमा का फोन आता है और विवेक जल्दबाजी में गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ उसकी शादी करवाने के लिए बुला रही है। ये जानने के बाद विवेक अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ ये क्या हो रहा है? आपने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं। कम से कम एक बार पूछ तो लेती मुझसे। और झूठ कहकर मुझे गांव भी बुला लिया आपने। तो मैं तेरी माँ हूँ, शहर में क्या गया वहीं का होकर रह गया। मैंने तुझे बताया था ना कि तेरे बाबा ने तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। अब तू बड़ा हो गया है तो मैं तेरी शादी करवा रही हूँ उसके साथ। ये क्या बचपना है? तब मैं छोटा था जब मेरी शादी तय की थी। और वैसे भी मेरी शादी तो हो। चुप रह तू, तुझसे यहाँ तक पूछा नहीं जा रहा है। बता रही हूँ कि तेरी शादी हो रही है। और वैसे भी वो बेचारी लड़की अपाहिज है, उसके पिता की तबीयत भी खराब रहती है। और तू भी शादी करने से मना कर देगा तो क्या बीतेगी उस लड़की पर, इसलिए मना मत कर। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, वो मेरी शादी। मैं बोल रही हूँ ना तुझे कि बिना बात की बहस मत कर। तेरी शादी होकर ही रहेगी, समझ गया तू? माँ कम से कम मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आप खुद मना कर दोगी शादी के लिए। नहीं, मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही तेरी शादी के लिए मना करना है। तेरी शादी हो जाएगी, फिर बहू के साथ मैं भी शहर चली जाऊंगी। वहाँ हम तीनों साथ में ही रहेंगे, यही सही है। रमा विवेक की बात नहीं सुनती और उसकी शादी करवा देती है। विवेक बेचारा बोलना चाह रहा था लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद विवेक अपनी माँ और अपनी दूसरी पत्नी दिव्या के साथ शहर आ जाता है। तीनों को साथ में देखकर मोनिका बोलती है, अरे विवेक, ये सब क्या है? तुम अचानक से चले गए, ना फोन उठा रहे हो ना कुछ। मुझे टेंशन हो गई थी। और माँ जी को भी साथ ले आई। ये तुम्हारी बहन है? ये कौन है और तेरी बीवी को बहन क्यों बोल रही है? नहीं माँ, मैं यही आपको बताना चाहता था कि मैंने शहर में शादी कर ली है, लेकिन आपने तो मेरी एक ना सुनी। और मोनिका, ये दिव्या है तुम्हारी सौतन। और माँ, ये मोनिका है मेरी पहली बीवी। क्या सौतन? ये सब क्या है? तुम मेरी सौतन ले आए हो, वो भी अपाहिज? मोनिका दीदी, विवेक जी ने तो मुझसे शादी करके मानो एहसान ही किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने शहर में शादी कर ली है। पता होता तो मैं खुद ही मना कर देती शादी के लिए। अरे बस करो तुम तो। तुम्हें अगर पता भी होता ना तो तुम इस शादी के लिए मना नहीं करती। अब इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, वो भी अपाहिज होने के बाद भी, तो विवेक के अच्छे होने का फायदा तो उठाना ही था ना। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब हम एक परिवार की तरह भी तो रह सकते हैं ना। किस बात का गुस्सा करना? अब तो हम दोनों के पति एक ही हैं। ये है जिससे तूने हमें बिना बताए शादी कर ली।
कितनी नकचड़ी है ये। मोनिका को अपनी सौतन दिव्या को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी सास के कारण साथ रहने से मना नहीं कर पाई। लेकिन आए दिन मोनिका दिव्या को अपाहिज होने के ताने देती रहती थी, लेकिन दिव्या उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। दिव्या मोनिका से काफी ज्यादा समझदार थी, इसीलिए वो लड़ाई को बिना बढ़ाए चुप रह जाती थी। कुछ दिनों बाद दिव्या आराम से सोफे पर बैठी होती है तो मोनिका उसके पास जाकर बोलती है, तुम यहाँ आराम फरमा रही हो? वहाँ किचन पूरा गंदा पड़ा है, साफ कौन करेगा? दीदी अभी मैं खाना बना कर आई हूँ, खड़े खड़े दर्द होने लगा पैर में, अभी आकर बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद कर दूंगी या फिर आप खुद ही कर लो, मैं बाकी का काम कर दूंगी। हाय राम, कैसी अपाहिज सौतन है। सब्जी में बस हाथ चलाना, खाना बनाना नहीं होता है। सारा काम भी मैंने ही किया था। तुमसे जरा किचन साफ करने को क्या बोल दिया? तुम तो झूठ बोलने लगी। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको पता है कि मैंने ही खाना बनाया था और जब ज्यादा दर्द होने लगा तभी मैं आराम करने आई हूँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मैं अपनी अपाहिज सौतन से काम करवाती रहती हूँ? हटो, मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं दीदी, मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगी? मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अब काम कर रही हो तो माँ जी को जाकर मत बोल देना कि तुमने काम किया है। अपाहिज हो तो क्या हुआ, घर का काम तो कर ही सकती हो ना। दीदी आप चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। मोनिका दिव्या को बार बार कोसती रहती है और उससे काम करवाती रहती है। ऐसा एक बार नहीं, रोज रोज होता था। ऐसे ही एक दिन ज्यादा खड़े रहने की वजह से दिव्या के पैरों में दर्द होने लगता है और वो सुबह से लेकर शाम तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तो उसके कमरे में सारे घर वाले जाते हैं और वहाँ जाकर रमा बोलती है, क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज पूरे दिन कमरे में ही थी, खाना खाने भी नहीं आई। अपाहिज है माँ जी, मेरी तरह थोड़ी ना है ठीक ठाक जो कहीं भी घूम सके। मोनिका, तुम बार बार दिव्या को ताने क्यों देती रहती हो? अब वो अपाहिज है, इसमें उसकी क्या गलती है? तुम्हें तो उसका सहारा बनना चाहिए, लेकिन तुम हो कि उसे सुनाती रहती हो। देखा, अपाहिज है ना मेरी सौतन, इसीलिए सभी को उसी का ख्याल रहता है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। यहाँ मेरी अपाहिज सौतन ले आए हो तुम, जिसे मैंने अपना भी लिया, लेकिन अभी कुछ बोल दूं तो सब मुझे ही बोलने लग जाते हैं। अरे आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? काम ही की तो बात है, मैं कर दूंगी। और मोनिका दीदी को क्यों सब सुना रहे हो? देखा, अब ये महान बन गई। अब सब लोगों को फिर यही लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। मोनिका वहाँ भी सबके आगे दिव्या को सुनाकर चली जाती है और किसी की बात नहीं सुनती है। थोड़ी देर बाद मोनिका जीने से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं और सबको बोलते हैं, इनके पैर में शायद फ्रैक्चर हुआ है और अब इनके लिए यही ठीक होगा कि ये अपने पैर पर ज्यादा जोर ना दे। बाकी एक बार हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे करके प्लास्टर करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सच में उसके पैर में फ्रैक्चर निकलता है और उसके पैर पर प्लास्टर करके उसको घर भेज दिया जाता है। मोनिका घर आने के बाद काफी समय तक बेड से बिल्कुल भी नहीं उठती है। उसको जो भी काम करना होता वो सब दिव्या ही करती। जब मोनिका का पैर थोड़ा ठीक होने लगता है तो मोनिका दिव्या के पास जाती है और बोलती है, दिव्या मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपाहिज होने के इतने ताने दिए और जब मेरा पैर काम नहीं कर रहा तो तुमने बिना कुछ बोले ही मेरी इतनी सेवा की। मेरी अपाहिज सौतन ने मेरा इतना ध्यान रखा। दीदी अब मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। अब पुरानी बातें छोड़ो और आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ बस आप। मोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद मोनिका कभी भी दिव्या को अपाहिज होने का ताना नहीं देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।